हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। तो आप सभी के लिए हम लेके आए हैं एक नई सीरीज एनएससीसी के पीवाईक्यूज। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड थी मार्केट में। बच्चे बहुत बार बोल रहे थे कि सर पीवाईक्यूज एक बार पूरे लेके आइए, डिस्कस कराइए। तो चैप्टर वाइज हम ये क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉल कंसेप्ट में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि 2023 लेटेस्ट ईयर है, उसमें हमें ये क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एग्रीकल्चरिस्ट है wants to use different concentration of phosphorus as a fertilizer using P4O10। वो P4O10 को यूज करना चाह रहा है अपने फर्टिलाइजर के फॉर्म में, और वो फास्फोरस की डिफरेंट कंसंट्रेशन यूज करेगा। द करेक्ट एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट फास्फोरस फ्रॉम P4O10। तो अब P4O10 में फास्फोरस कितना है ये हम कैसे कैलकुलेट करें। तो सीधा सीधा वो एक तरह से यहाँ पर उसका मास फ्रैक्शन पूछ रहा है। क्या मीनिंग है मास फ्रैक्शन से, समझते हैं कि P4O10 का जब आप मोलर मास निकालोगे तो ये निकल के आएगा 31 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 10। इसको आप सोल्व करोगे तो ये 284 निकल के आता है। ये मोलर मास है। अब इस मोलर मास में फास्फोरस कितना है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मास फ्रैक्शन ऑफ फास्फोरस आप निकालो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा। फास्फोरस का मास 31 इंटू 4 डिवाइडेड बाय टोटल मास 284। तो ये वैल्यू 0.44 के आसपास निकल के आती है। तो ये मास फ्रैक्शन है किसका, फास्फोरस का। तो इस मास फ्रैक्शन ऑफ फास्फोरस से अगर हम ध्यान से देखें तो करेक्ट एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट फास्फोरस फ्रॉम P4O10, यानी टोटल मास का 0.44% 0.44 पार्ट हमारा क्या है, फास्फोरस है। तो जो करेक्ट एक्सप्रेशन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, जो करेक्ट एक्सप्रेशन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 0.44 इंटू P4O10, यानी P4O10 में 0.44 फ्रैक्शन पार्ट हमारा फास्फोरस है। और परसेंटेज वाइज अगर बोलता तो 44% हम यहाँ पर बात करते। ठीक है बच्चों, तो एक तरह से 0.44 क्या है, ये हमारा मास फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही प्यारे अंदाज में क्वेश्चन को यहाँ पे उन्होंने फॉर्मुलेट किया था। बढ़ते आगे। ये हमारा 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन में गलती की थी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एंटासिड्स आर मेडिसिन होती है, या आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़ते भी हो, दैट टेम्परेली न्यूट्रलाइज द एसिड, जो कि एसिड को क्या कर रही है, टेम्परेली न्यूट्रलाइज कर रही है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बेस रहा होगा, तभी वो क्या कर रही है, न्यूट्रलाइज कर रही है इन द स्टमक एंड प्रिवेंट हार्ट बर्न्स। द वॉल्यूम ऑफ एन एंटासिड सिरप कंटेन 2.9 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये यहाँ पर दे दिया, पर 100 ml के अंदर है, टू बी गिवन टू a patient whose stomach contain 2 liter of gastric juice with HCl concentration of इतना। तो हमें यहाँ पर एक तो ये मिल गया कि गास्ट्रिक जूस में HCl है, जिसका वॉल्यूम हम ले रहे हैं 2 लीटर। 2 लीटर में जो इसकी मोलरिटी निकल के आती है वो आती है 6 इंटू 10⁻³ इसका जो एन फैक्टर होता है वो 1 होता है। तो इसकी नॉर्मेलिटी भी हमारी 6 इंटू 10⁻³ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा गास्ट्रिक जूस या HCl की नॉर्मेलिटी हो गई। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डालोगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका कितना वॉल्यूम यहां पर लगे। तो हम मान लेते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड है, लेट्स से वो अननोन है। अब हमें कुछ डाटा दिया है, तो ये हमें डाटा दिया है, तो हम इससे इसके मोल निकाल लेंगे। मोल हो जाएगा गिवन मास 2.9 अपॉन मोलर मास, जो कि यहाँ पर हो जाएगा 24 प्लस 34 58, यानी इसके मोल आ गए 1/20। ये हमारे पास मोल आ गए, और हमें पर 100 ml में बोला हुआ है, तो हमें इसकी मोलरिटी में मिल जाएगी। कैसे, 1/20 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर 0.1, तो इसके जो मोलरिटी हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी। आ गया। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो एन फैक्टर है वो हमारा क्या होता है, वो 2 होता है। तो इसकी जो नॉर्मेलिटी आ जाएगी वो जाएगी मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, यानी ये 1 निकल के आ जाएगी। तो बस आपको पता है कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो इक्वलेंट्स इक्वल होते हैं। N1V1 इक्वल टू क्या कर दो, N2V2, यानी HCl के जो इक्वलेंट्स हैं, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी है 6 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम हमारे पास 2 लीटर है, इक्वल टू इसकी नॉर्मेलिटी 1 इंटू इसका वॉल्यूम V। तो यहाँ से जो वॉल्यूम आएगा वो हमारे पास 12 इंटू 10⁻³ लीटर, जिसको जब आप ml में लोगे तो 12 ml आ जाएगा। यानी इतना वॉल्यूम हमें उस
यहाँ पर एंटासिड का रिक्वायर्ड होगा जिसमें 2.9 ग्राम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो कौन सा आंसर करेक्ट है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 2023 था, ये हमारा 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 ब्लू विट्रोल जिसे आप बोलते हो इन मिथेनॉल हैज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन, यानी हमें मोलिलिटी दे दी 1 मिलीग्राम यानी 10⁻³ ग्राम पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि 1000 हमें ग्राम ऑफ मिथेनॉल बोला है, 1000 ग्राम मिथेनॉल का मतलब क्या हो गया, पर केजी हो गया। ठीक, द मोलरिटी ऑफ CO2 प्लस आयन, मोलरिटी हमें निकालनी है। हमें डेंसिटी दे दी कितना, तो डेंसिटी हमें यहाँ पर दे रखी है 0.792। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन ने दी हुई है, इसकी यूनिट भी दी हुई है ग्राम पर ml। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, सोल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल देखा जाए तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमें डेंसिटी दे दी, हमें मोलरिटी दी है और हमें मोलिलिटी निकालना है। अब बहुत ही सिंपल है, हमें 1 मिलीग्राम यहाँ पे सॉल्यूट दिया हुआ है, तो हम क्या कर ले, मोल्स निकाल लें। तो मोल कैसे निकालो, 1 मिलीग्राम यानी 10⁻³ ग्राम कॉपर 2 प्लस आयन है, अपॉन इसका एटॉमिक मास 63.5 होता है। तो ये हमारे पास मोल्स आ गए कॉपर के, कॉपर 2 प्लस आयन के। अब मोल्स आ गए, हमें कहीं से वॉल्यूम मिल जाए, तो वॉल्यूम कैसे मिलेगा, मास अपॉन डेंसिटी। अब देखो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो 1000 ग्राम है और जो सॉल्यूट है वो 10⁻³ ग्राम है, तो दोनों का एडिशन सॉल्यूशन देगा। बट जो सॉल्यूशन का मास हो गया उसको हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 1000 प्लस 10⁻³ तो इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 1 kg। ठीक है, या 1000 ग्राम, यही आ गया, नेग्लेक्ट कर दिया सॉल्यूट का मास। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, हमें यहाँ से उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। मास हो गया 1000, डेंसिटी हमारे पास 0.792 ग्राम पर ml है। तो ये भी हमारे पास मास हमारे पास ग्राम में आ गया। ठीक है, अब वॉल्यूम को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये ग्राम और ये डेंसिटी हमारे पास ग्राम पर ml है, तो यहाँ से जो वॉल्यूम आएगा वो ml में आएगा। तो वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय 0.792 लीटर, या और अगर सिंप्लीफाई करें तो 1000 डिवाइडेड बाय 792। ठीक है, तो यहाँ से जो मोलरिटी आएगी वो आएगी हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट 10⁻³ डिवाइडेड बाय 63.5 अपॉन अपॉन हमारे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो गया 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 792। अब तो हमारी कैलकुलेशन है, तो इसको सोल्व करने पर मोलरिटी निकल के आती है 1.25 इंटू 10⁻⁻5। तो क्वेश्चन ने बोल रहा है कि जो मोलरिटी है वो हमारी y इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो y की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर 1.25 हो जाएगी। तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस तो अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं मोल में कि ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स हो। इसी तरह से हमारे पास देखो एक और क्वेश्चन है, लियोपोइक एसिड है। तो लियोपोइक एसिड विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ए ग्रोथ फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। द परसेंटेज ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इन लियोफिलिक एसिड रेस्पेक्टिवली आर, ठीक है, वो हमसे परसेंटेज पूछी है। एटॉमिक मास हमें सल्फर का 32 दे दिया और इसका 16 ग्राम पर मोल दे दिया। अब देखो ये कुछ ना कुछ है ना, आज अगर ध्यान से देखो तो ऑर्गेनिक को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये लाइन डायग्राम है तो हमें पहले तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर ओपन कर लेते हैं। यही हो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर। बैलेंस करना पड़ेगा ना हाइड्रोजन और कार्बन को, तो ये हमारी बैलेंस हो गया। तो यहाँ से कितने कार्बन है, तो एक, इन सब पे 2 2 हाइड्रोजन आएगी, है ना, लाइन डायग्राम है। कार्बन की वैलेंसी आप सेटिस्फाई करोगे तो और इस पे हमारी एक हाइड्रोजन आएगी। तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन हो गया। ठीक है, सल्फर कितने हो गए, 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। अब हाइड्रोजन की बारी है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ है ना, और एक हाइड्रोजन यहाँ है, मतलब हर कार्बन में हमारे एक तरह से 2 2 हाइड्रोजन है। 7 कार्बन पे 14 हो गया और इस कार्बन पे एक भी नहीं है, तो हाइड्रोजन हो गया हमारे पास 14। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास उसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकल के आ गया, 16 निकल के आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला है C8H2O2H14।
तो इसका मोलिकुलर मास निकालते हैं, तो मोलिकुलर मास हो गया 12 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 32 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 14 इंटू 1, इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये 206 आ गया। तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ सल्फर जो निकल के आएगा उस सल्फर का मास हो जाएगा 2 इंटू 32 डिवाइडेड बाय टोटल मास है 206 इंटू 100। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये कुछ 31.11% के आसपास आता है। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जब आप निकालोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 206 इंटू 100। तो ये कुछ 15.53 के आसपास निकल के आता है। तो ये हमारे परसेंटेज है। परसेंटेज आपको बताइए खुद का मास अपन टोटल मास करते हैं, तो इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो मोल के जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल आते हैं बच्चों, है ना। थोड़ा सा बस आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अगर कुछ टर्म्स वहां पर दे दिए जाए तो वो फैमिलियर होने चाहिए। जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अगेन, मर्क्यूरी इज हाईली हैजार्डस एंड हेंस इट्स कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन द यूनिट्स ऑफ पीपीबी। पीपीबी होता है पार्ट्स पर बिलियन। कैसे डिफाइन करते हैं आप सभी को पता है, ऊपर आ जाता है वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू 10⁻⁹ हो जाता है पीबीबी में, पीपीएम में 6 होता है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक, ये याद रखना कि ऊपर और नीचे दोनों सेम यूनिट में यूज होना है। माइक्रोग्राम ऑफ मर्क्यूरी प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। परमिसिबल लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन ड्रिंकिंग वाटर इज 0. किसकी वैल्यू हमें देती 0335 ppb। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन। यानी यहां पर आपसे पूछ रहा है कि बताओ इनमें से और कौन सा अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। यानी एक कंसंट्रेशन टर्म दे दी आपको, दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब बाकी हमें और कोई डाटा यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया है। देखो डेंसिटी के बारे में कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डेंसिटी हमें यहाँ पर 1 माननी पड़ेगी, अदरवाइज क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, वॉल्यूम हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर 100 ग्राम मान लो। जब इसको 100 ग्राम मानोगे तो आप इधर ले जाओ, तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10⁹ तो आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ, वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे मिल जाएगा। किसमें, कौन सी यूनिट में, तो ये ग्राम में मिलेगा। ठीक है, अगर आप देखोगे मिलीग्राम में है तो वो आप कन्वर्ट कर लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम अभी करीब ही लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 0.0335 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास वेट आ गया ग्राम में, किसका, सॉल्यूट का। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास ग्राम में आ चुका है। इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन हमारे पास मिलीग्राम में है, तो हम दोनों वे में यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0.0335 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो तो 10⁻⁻⁴ मिलीग्राम। ये आ गया हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट। यहां तक क्लियर है, ये वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास जो प्रेजेंट है वो 1 लीटर है। देखो वॉल्यूम उन्होंने सीधा दे रखा है, 1 लीटर वाटर दे रखा है। तो 1 लीटर वाटर हमें दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमें यहाँ पर मानना था ना, तो ये हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन में आया है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में वेट ऑफ सॉल्यूट इतना है, तो ये किस में है, 100 ग्राम में। तो 1000 में कितना होगा, तो हम कर लेते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 10 की पावर में ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम, तो वो हो जाएगा हमारे पास 0.0335 इंटू 10⁻⁻³ मिलीग्राम, ये आ गया। ठीक है, तो ये 1000, अब यहाँ पर डेंसिटी 1 है तो यही हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा, यानी ये 1 लीटर में इतना मास प्रेजेंट है, तो 0.033। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 3.335 इंटू 10⁻⁻⁵ मिलीग्राम इन 1 लीटर वाटर। ठीक है, क्योंकि जो सॉल्यूट होता है वो यहाँ पे नेग्लिजिबल होता है, तो जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वही यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी बन जाएगा। तो ये जो है हमारा मिलीग्राम इन पर लीटर की अगर हम बात करें तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल क्वेश्चन है मोल के। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोल कंसेप्ट बच्चों बहुत ही सिंपल चैप्टर है, एनएससीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी,
है ना। और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो मोल अपने आप में बहुत हैवी चैप्टर होता है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये हमें एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेशन के ऊपर दिख रहा है, जिसमें हमें बोला हुआ है कि एनालिसिस ऑफ 3 डिफरेंट बाइनरी ऑक्साइड है, ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन के, और उनके लिए कुछ डाटा दिया हुआ है कि वो 3 कंपाउंड XYZ बना रहे हैं, जिसमें मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद 1 ग्राम ऑफ ब्रोमीन हमें यहाँ पर दे रखा है, और उसके बेसिस पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो बच्चों क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन ने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ ब्रोमीन लिखते हैं और यहाँ ऑक्सीजन लिखते हैं और एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाने का ट्राई करते हैं। तो हम लेते हैं एक्स वाले केस में जो ब्रोमीन होगा वो तो 1 ग्राम होगा, है ना, और जो ऑक्सीजन होगा वो 0.1 होगा। अपॉन इनका एटॉमिक मास तो ये 80 होता है, अपॉन इसका एटॉमिक मास तो ये 16 होता है। तो हम क्या करें, इनको सेम कर देते हैं, तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई में कर देता हूँ 5 से। तो हमारे को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक डाटा मिला 1/80 और ये 0.5/80। इसका मतलब जो एक्स में कंपाउंड बना है वो बना है Br हमारा 1 है, ऑक्सीजन हमारा 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। तो एक्स तो हमारा बन के आ रहा है Br2O, जो कि कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो एक्स तो अपन ने क्यों ही कैलकुलेट किया, क्योंकि ऑप्शन से अगर हम देखते हैं तो एक्स की तो जरूरत ही नहीं थी। जरा हम y पे आते हैं, तो y पे जब आप जाओगे तो y में जो Br है अगेन 1 ही रहेगा, क्योंकि पर 1 ग्राम ऑफ Br की हम बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन जो है वो 0.3 है, अपॉन इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो ये 80 आएगा, इसका एटॉमिक मास 16 है। तो ऊपर नीचे मैं क्या कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि मेरा बेस सेम हो जाए। तो ये हो गया मेरे पास 1/80 और ये हो गया मेरे पास 1.5/80। तो यहाँ से मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Br तो 1, ऑक्सीजन 1.5 यानी 3/2, तो Br2O3 यानी Br2O3 Y है, तो ये तो करेक्ट हो गया। ये करेक्ट है तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि Y एक ही हो सकता है, Br2O3 है तो Br2O5 नहीं हो सकता। सिमिलरली जब आप Z के लिए जाओगे, यहीं कर लेते हैं कैलकुलेशन, तो Z में ब्रोमीन तो हो गया 1/80, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है, देखो 0.5 है, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, ऑक्सीजन मोल निकाल रहा हूं फिर मोल का रेशो ले रहा हूं, ऑक्सीजन कितना हो गया 0.5 अपॉन इसका एटॉमिक मास 16 है। ठीक है, तो अब देखो सेम करने के लिए ऊपर नीचे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इनके मोल्स आ गए। एम्पेरिकल फॉर्मूला यही तो होता है कि गिवन मास ले लो अपॉन उनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, तो ये इनके मोल का रेशो हमें मिल जाता है। जो मोल का रेशो होगा उसी रेशो में वहां पे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो ये हो गया हमारे पास ब्रोमीन, ब्रोमीन हो गया 1, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया 2.5, तो यहां से जो फॉर्मूला आया वो क्या आया बच्चों, Br2O5। तो ये हमारा जेड है, तो जेड हमारा Br2O5 है, तो ये करेक्ट हो गया, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से नॉट करेक्ट हैं, तो 3 एंड 4 नॉट करेक्ट हैं, तो 3 एंड 4 जो है वो हमारे ऑप्शन नंबर सी में आ रहे हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते वक्त आपको क्या करना है कि आपको गिवन मास को उनके रेस्पेक्टिव एटॉमिक मास से डिवाइड करना होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, और जो मोल है उनका सिंपलेस्ट रेशो ले लो। तो मैंने क्या किया, 80 यहाँ पे कॉमन करके उनका सिंपलेस्ट रेशो लिया, तो 1:3 1.5 आया, तो 1:1.5 को मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके Br2O3। ठीक है बच्चों, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस तरह के क्वेश्चन है ना आपको बहुत बार दिखेंगे, किसमें, एनएससीसी के पेपर में। इसे हम बोलते हैं मिनिमम मोलर मास कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस। हमें दिया हुआ है कि पेनिसिलिनियम माइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अर्थरिस्ट। वन मॉलिक्यूल ऑफ पेनिसिलियम माइन contains a single sulfur atom and the weight percentage of sulfur is 21.49%। हमें मॉलिक्यूलर मास बताना। तो जब भी ऐसा आ जाए कि उसमें एक एलिमेंट का परसेंटेज दे दिया जाए और हमें बाकी मॉलिक्यूलर मास पूछे, तो हम क्या करते हैं, ये यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ आप मोलर मास ले लो किसका, कंपाउंड का, और यहाँ परसेंटेज ऑफ एटम ले लो। अब एटम यहाँ पे कौन सा है, तो एटम यहाँ पे सल्फर है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो हम मान लेते हैं कि जब टोटल 100 है तो सल्फर उसने बोला है परसेंटेज 21.49 है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि अ सिंगल सल्फर एटम, यानी मिनिमम एक सल्फर एटम तो प्रेजेंट होगा। अब जब मिनिमम एक सल्फर एटम प्रेजेंट होगा तो एक सल्फर एटम का जो मिनिमम एटॉमिक मास होता है वो 32 होता है। तो उस केस में कंपाउंड का मोलर मास क्या आएगा, उसे x मान लेते हैं और कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 3200। ऐसे ही करते हैं मिनिमम मोलर मास के क्वेश्चन यूनिटरी मेथड, कि भाई 100 21.49% है तो टोटल 100 है, अगर 32 होगा
तो टोटल कितना होगा। ठीक है, तो 3200 डिवाइडेड बाय 21.49, ये हमें क्या देगा, ये हमें x की वैल्यू देगा जो कि 149.2 निकल के आएगा। यानी इसका जो मिनिमम मोलर मास होगा वो क्या होगा, वो D होगा। ये रहा हमारा D वाला ऑप्शन। ठीक, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कि अ कॉमन मेथड टू क्लीन स्पिल्स इज टू यूज Na2CO3। Na2CO3 का मोलर मास दे दिया, वैसे तो सभी को पता होता है 106, है ना। खासियत यही है NaCC में कि वो जनरली आपको मोलर मास दे देता है। ठीक, if 50 ml of 0.75 HCl is split on a wooden surface, the amount of Na2CO3 required is। तो अगर हम बात करें तो ये मोल कम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट का क्वेश्चन ज्यादा हो गया, कि इसका मतलब जो Na2CO3 है उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कराना है, किससे, HCl से। तो इसका मतलब जो इक्विवेलेंट्स है वो HCl के और Na2CO3 के इक्वल होने चाहिए, यही है। तो HCl का इक्विवेलेंट, HCl कहाँ है, ये रहा हमारा HCl। तो HCl का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमें दिया 50 ml, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 50 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, है ना। मोलरिटी, मोलरिटी क्या है, 0.75। ठीक है, ये हमारी मोलरिटी है। और HCl का जो एन फैक्टर होता है वो 1 होता है। तो हमें HCl के बारे में तो सारी डाटा मिल गई। उसने पूछा है कि अमाउंट ऑफ Na2CO3 कितना रिक्वायर्ड होगा। तो अब देखो इक्विवेलेंट्स हम कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट्स होता है या तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, या आप सभी को पता है कि मोल इनटू एन फैक्टर। क्वेश्चन ने क्या इंफॉर्मेशन दी है और क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। तो हमें HCl का तो वॉल्यूम और नॉर्मलिटी दे रखा है, लेकिन Na2CO3 का अमाउंट पूछा है, तो Na2CO3 के लिए मोल इनटू एन फैक्टर लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या हो गया, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नॉर्मलिटी मिलेगा। तो नॉर्मलिटी आ गया 0.75 इंटू वॉल्यूम इन लीटर आ गया 50 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू, मोल को मोल ही रहने दो, और Na2CO3 का एन फैक्टर 2 होता है, तो यहां से मोल मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां से बहुत ही सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन, 2 जीरो लगा दो, 1 जीरो को उड़ा दो, तो ये हो गया 75। मैं कैलकुलेशन को अभी रख रहा हूँ, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10,000, और 2 भी इधर ले आओ। अब मोल को हम लिख सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास हमारे पास यहाँ पर कितना है, 106 है, ऐसा Na2CO3 का क्वेश्चन ने दिया हुआ है सीधा, तो ये मोलर मास आ गया। तो इससे इसको उड़ाओ तो ये हमारे पास 53 हो गया, इसको इधर ले जाओ। तो बस अब तो हमारी कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करने से हमें सीधा क्या मिलेगा, गिवन मास मिलेगा। तो गिवन मास हमारा क्या हो गया बच्चों, 75 इंटू 5 इंटू 53 डिवाइडेड बाय कितना, 10,000। ये हमारी कैलकुलेशन है। अब इसको हमें सोल्व करना है। इसको जैसे सोल्व करोगे हमारा आंसर आ जाएगा, किसका आंसर आ जाएगा, Na2CO3 के यहाँ पर जो अमाउंट रिक्वायर्ड है उसका। ठीक, तो कैलकुलेशन आप लोग कर ही सकते हो। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये जो वैल्यू देगा 75 इंटू 5 इंटू 53 डिवाइडेड बाई 10,000, तो 1968 अप्रोक्सीमेट में ले रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये हो गया 1.96 अप्रोक्सीमेट। तो 1.96 को हम अप्रोक्सीमेटली 2 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अप्रोक्स कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना आपको हेल्प करेगा। तो सिंपल हमारा मोल कंसेप्ट के ऊपर बेस ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो था वो इक्विवेलेंट्स का कंसेप्ट लिए हुए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा PYQ ही है ना। अब इस तरह के क्वेश्चंस भी अगर हम देखें तो ये रेडॉक्स से मिला जुला क्वेश्चन है, मतलब इसमें रेडॉक्स का भी थोड़ा सा यूज होता है, कि हमें एक कंपाउंड दे दिया गया है, ये रहा हमारे पास कंपाउंड, सुपर कंडक्टिंग ऑक्साइड दैट गॉट जॉर्ज बेटनॉर्ज एंड कार्ल मुलर द नोबेल प्राइज इन 1986। कॉपर कैन एग्जिस्ट इन बोथ +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपको भी पता है कि कॉपर +1 में भी पाया, कॉपर की +1 भी होती है, +2 भी होती है, इसने +2 और +3 बोल रखा है। एंड दियर प्रपोर्शन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। उसने बोला है कि उनका जो प्रपोर्शन है वो x की वैल्यू पर यहाँ पे डिपेंड करता है। तो ये जो कंपाउंड है इसमें हमें बताना है कि कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कितना +2 में है, कितना +3 में है। अब आपको पता है कि ये जो y, अब ज्यादातर बच्चे है ना, जब ये क्वेश्चन आया था तो ये कंफ्यूज कर गए थे, ये y हो सकता है यहाँ पे कोई अननोन कंपाउंड हो, इसके बारे में हमें नहीं पता। तो ऐसा नहीं है बच्चों, y हमारा यहाँ इट्रियम होता है। ठीक है, स्कैंडियम के नीचे वाला जो होता है, या जर्रे नवाब,
है ना, ला हफ्ता के ऊपर वाला ये इट्रियम होता है, जैसे स्कैंडियम +3 में होता है, तो इट्रियम भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये आपको यहाँ पर क्लियर करना है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो कंपाउंड है इसमें कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये हमें निकालना है। तो हम इसको क्या करें, थोड़ा सा सही से लिखते हैं, YBA2CU3 और ऑक्सीजन 7 - 0.5 6.5 है, तो इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखो ऐसा हो जाएगा Y2BA4 कॉपर 6 ऑक्सीजन 13। और ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है जिसमें हमें सब एलिमेंट की ऑक्सीडेशन का सम 0 आना चाहिए। तो रखते हैं इट्रियम, इट्रियम इज प्रेजेंट इन +3 × 2 प्लस बेरियम, आपको पता ही है एल्कालाइन अर्थ मेटल है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है 4, कॉपर को x मान लेते हैं अननोन है × 6 प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 इंटू कितनी ऑक्सीजन है 13 = 0। तो ये हो गया 6 + 8 14 प्लस 6x -26 = 0। तो यहां से 6x = 12, तो x की वैल्यू आ गई +2। और देखो एग्जैक्ट +2 आ रहा है, एग्जैक्ट +2 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो कॉपर है ना वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही प्रेजेंट है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो डी ऑप्शन आएगा। ठीक, अब ज्यादातर बच्चों से क्वेश्चन क्यों नहीं बना, क्वेश्चन इसलिए नहीं बना कि सर ये y क्या है, व्हाट इज y। तो बच्चे y से डर के, तो फिर बोल रहा हूं बच्चों y यहाँ पे इट्रियम है, इट्रियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, चाहे इट्रियम हो, चाहे स्कैंडियम हो, चाहे लेंथेनम हो, ये सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं नेचर के अंदर। क्लियर, बढ़े आगे नेक्स्ट पे। चल, तो ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन बहुत सिंपल सा लग रहा है दिखने में, एक ही लाइन का है, बट बच्चों जितना सिंपल क्वेश्चन होता है ना उतना ज्यादा वो डरावना होता है। क्यों, क्योंकि उतना टाइम उसमें लगता है, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना सिंपल होता है, उतना कम टाइम में सोल्व हो जाता है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि 0.1 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन इतना एटम्स, एलिमेंट इज ओके। तो ये तो बेसिक मॉल पे हम चले गए। बेसिक मॉल कैसे हम निकालते हैं, बेसिक मॉल हम निकालते हैं गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर। और हमें क्वेश्चन में अगर एटॉमिक मास मिल गया तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो कौन सा एलिमेंट है ना। क्वेश्चन ने हमें गिवन मास दिया है, नंबर ऑफ एटम्स दिया है, Na की वैल्यू हमें पता होती है, तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। गिवन मास, तो देखो गिवन मास यहाँ पर कितना है 0.1 ग्राम है, अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हमें यहाँ पर निकालना है। नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास 4.39, इसको मैं 4.4 ही ले लेता हूँ, इंटू 10⁻20 है, डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर 6.2 इंटू 10⁻23 होता है। अब तो हमारी सिंपल सी कैलकुलेशन है, और इस कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड हमें क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 6.2 इंटू 10⁻2 विच इज इक्वल टू 4.4 इंटू एटॉमिक मास। ठीक है, पॉइंट उड़ा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 62 डिवाइडेड बाय 4400, और यहां से हमें क्या मिलेगा, एटॉमिक मास मिलेगा। इस एटॉमिक मास के बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कौन सा एलिमेंट है। लेकिन अब कैसे आइडेंटिफाई करें, हमें तो इनमें से किसी का एटॉमिक मास नहीं पता, या तो आपको सबका एटॉमिक मास पता हो तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि अब तो आंसर हमारे पास ऑलमोस्ट आ चुका है। कैसे आ चुका है, ये रहा एटॉमिक मास की वैल्यू, इसको तो डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद हमें इसे बस चेक करना है कि वो किसका एटॉमिक मास हो। तो यहाँ पर अगर हम सबके एटॉमिक मास की बात करें तो इसका बेरियम का 137 के आसपास होता है, सीरियम का 140 होता है, ठीक है, पीवी का 207 होता है, और गैलियम का शायद 70 के आसपास 69 पॉइंट समथिंग होता है। अब ये जो वैल्यू निकल के आती है ये 140 पॉइंट समथिंग निकल के आती है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सीरियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो एलिमेंट है वो हमारा सीरियम है। अगेन अब देखो क्वेश्चन तो सिंपल ही था ना, लेकिन ट्विस्ट क्या था कि जो 4 ऑप्शन है उन 4 में से एक का भी एटॉमिक मास हमें याद नहीं है। एटॉमिक मास याद होगा जब तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो सिंपल तो था क्वेश्चन, लेकिन उसमें वो सिंपलिसिटी में उन्होंने ऐसी चीज डाल दी कि हमें भाई सबके एटॉमिक मास या मास नंबर याद होने चाहिए, तभी जाके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन तो आ गया। ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन अगेन दिखने में सिंपल सा है कि 1000 ml ऑफ गैस है जिसका मास ये है एनटीपी पे, इट्स ग्राम मोलिकुलर मास। तो आपको पता है कि एनटीपी पे जो मोल होता है वो आप कैसे निकालते हो,
तो मोल आप निकालते हो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 या गिवन मास अपॉन, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास जीएमएम, ये करते हो। तो वॉल्यूम हमें बोला हुआ है, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 लीटर हो जाएगा। 1000 ml का मतलब कितना होता है, 1 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। गिवन मास हमें दिया हुआ है 1.5 अपॉन जीएमएम हमें निकालना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ से जो जीएमएम हमारे पास निकल के आ रहा है वो 22.4 इंटू 3/2 आप कर दो 1.5 को, ये 33.6 ग्राम निकल के आ रहा है, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन है। तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन अगेन चीज़ें वही है कि कैलकुलेटिव पेपर होता है। एनएससीसी लेवल 1 बहुत ही सिंपल लेवल होता है, ठीक। मिक्स क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन द मैक्सिमम, किसमें ऑक्सीजन एटम सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे। ओके, तो क्या करें, सबसे बेस्ट है आप पहले ऑक्सीजन के ये जो भी हमें स्पीशीज दी है उसके मोल निकाल लो। तो मोल निकाले, हमें 1 ग्राम ऑफ O2 मोलिक्यूल दिया हुआ है, तो इसके मोल हो जाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 32, ये इसके मोल हो गए। मोल, तो ये मोल आ गए, तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स मुझे मिल गए। मॉलिक्यूल्स कितने मिले, तो मॉलिक्यूल मेरे पास हो गए 1/32 इंटू Na, ठीक है। तो अब एटम कैसे निकालेंगे, एक ऑक्सीजन में 2 एटम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2Na/32, यानी ये कितना हो गया, Na/16। यहाँ पर तो ऑक्सीजन एटम इतने हैं। उसने पूछा किसमें मैक्सिमम प्रेजेंट है, ऐसे यहाँ पे जाए 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो मोल आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन एटम है तो इसका एटॉमिक मास होता है 16, मोल्स आ गया हमारे पास 1/4। तो मॉलिक्यूल हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/16 इंटू Na। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल वर्ड लिखना गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ये सीधा एटम के बारे में बात कर रहा है, तो ये सीधा एटम ही हमें यहाँ पे देगा, एटम ही तो बोल रहा है, तो ये सीधा हमें एटम देगा Na से मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ पर हो गया ये Na/16 और यहाँ पर हो गया ये Na/4। जरा इसमें देख लेते हैं, 1 ग्राम O3 है ना, बहुत सिंपल, मोल निकालो, तो मोल हो गया 1/48 मोलर मास। तो मॉलिक्यूल किससे हो जाएंगे, क्योंकि O3 यहाँ पे मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल टर्म लिखनी पड़ेगी, वो हो जाएगा 1/48 इंटू Na, ठीक है। तो एटम क्या हो जाएगा, एटम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/48 इंटू Na, तो ये हो गया Na/16। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन उसने मैक्सिमम पूछा है, ये दोनों ही हमारे मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि बी इन दोनों से ज्यादा है, इसलिए ये 2 ऑप्शन तो हट गए। अब बी होगा और डी वाला भी चेक कर लेते हैं। तो डी में हमने मोल निकाला, तो मोल आ गया 1.7 डिवाइडेड बाय मोलर मास जो वाटर का होता है वो 18 होता है। तो जो मॉलिक्यूल्स आए हमारे पास, मॉलिक्यूल कितना आ गया, तो मॉलिक्यूल आ गया हमारे पास 1.7 डिवाइडेड बाय 18 Na, ठीक है भाई। अब एक मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन एटम है, तो एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1.7 डिवाइडेड बाय 18 इंटू Na। अब बताती है कि ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है, आप खुद ही समझदार है। ये ऑलमोस्ट 0.1 के आसपास है, ये ऑलमोस्ट 0.25 के आसपास है, तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा जो एटम प्रेजेंट है वो कौन सी वाले उसमें प्रेजेंट है, तो वो बी ऑप्शन में प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का क्वेश्चन हो गया। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखो, जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं मोल कंसेप्ट के। हमें बोला हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 दैट हैव टू बी हीटेड टू प्रोड्यूस 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हमें यहाँ पर क्या बताना है कि KClO3 के कितने मोल यहाँ पर रिक्वायर्ड है ताकि 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कर पाए, प्रोड्यूस कर पाए। तो KClO3 को जब हम हीट करेंगे तो हीट करने पर ये क्या देगा, ये KCl + 3/2 O2 देगा, ठीक है। ये हमको पता है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर आपको ये रिएक्शन नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। यानी हमें रिएक्शन से एक बार सारी क्लियर होनी चाहिए, हीटिंग इफेक्ट हमें क्लियर होने चाहिए, एसिड बेस रिएक्शन हमें क्लियर होनी चाहिए, रेडॉक्स रिएक्शंस हमें क्लियर होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया कि हाँ ये हाँ हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा मोल निकाल ले। हमें यहाँ पर पता है कि ये गैसियस स्टेट में है,
तो हमें इसका वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम कितना दे दिया 1 लीटर, तो इसके मोल हमें एचटीपी पे मिल जाएंगे कैसे, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, तो वॉल्यूम 1 है तो मोल हमारे पास आ गया 1/22.4। अब तो यूनिटरी मेथड है कि इसके 3/2 मोल के लिए इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, तो इतने के लिए कितना करेगा, तो आप डब्बा बना लो, क्या कर लो, इधर KClO3 लिख लो, इधर O2 लिख लो। O2 के 3/2 के लिए KClO3 का 1 मोल रिएक्ट करता है, तो O2 के अगर 1/22.4 है तो उस KClO3 का x मोल क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। और कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 x इक्वल टू 1/22.4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2/3 इंटू 1/22.4। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा सी ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था। अगेन रिएक्शन पता होने की जरूरत थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है, कोई बात नहीं, बड़ा होने दो। मैंने क्या बोला, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना सिंपल होता है, बस सही से पढ़ लो कि एक फ्यूल ऑक्सीडेंट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ NN डाइमिथाइल हाइड्रोजीन, फॉर्मूला भी हमें दे दिया CH3 NH2, ये हमें दे दिया है, एंड N2O4 बहुत लिक्विड स्टेट में है, ये भी उसने मेंशन कर दिया, इज यूज्ड इन स्पेसिफिकल प्रोपल्यूशंस। ठीक है, द लिक्विड कंपोनेंट आर मिक्स स्टाइशियोमेट्रिकली सो दैट N2CO2 एंड H2O आर द ओनली प्रोडक्ट। इनको जब आपस में मिक्स कर रहे हैं तो जो ओनली प्रोडक्ट है वो N2 है, CO2 है एंड H2O है, तो हमें रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है, इफ ऑल गैसेस आर अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशन, उसने बोला है कि जितनी भी गैसेस है सेम रिएक्शन कंडीशन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड, इस के 1 मोल से कितने हमारे पास इन गैसेस के टोटल मोल बनेंगे, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसने बोला है कि हम NN डाइमिथाइल हाइड्रोजीन को यहाँ पर किसके साथ रिमिक्स कर रहे हैं, N2O4 के साथ। तो एक बार देख लेते हैं, तो हमारे पास है CH3 होल ट्वाइस एन NH2, ठीक है, प्लस हम इसकी रिएक्शन को मिक्स कर रहे हैं N2O4 के साथ, और उसने बोला कि जो ओनली प्रोडक्ट है वो सिर्फ N2 है, उसके अलावा CO2 है और उसके अलावा H2 है। तो जरा बैलेंस करते हैं। जब आप बैलेंस करोगे तो देखो नाइट्रोजन, यहाँ पर पहले कार्बन की बात करें तो 2 कार्बन हो गया, तो 2 CO2 हो गया। हाइड्रोजन की बात करें 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये 4 हो गया। यहाँ तक क्लियर, ये हमारे पास कितना हो गया है, 4 हो चुका है। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखें तो 2 दूनी 4 और 4 8, 8 ऑक्सीजन है। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या 8 ऑक्सीजन यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। तो 8 ऑक्सीजन के लिए हमें ऑक्सीजन यहीं से बैलेंस करने पड़ेंगे, तो इसको मेरे को 2 लिखना पड़ेगा। अब हम नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। गलती यही करते हैं आप लोग कि पहले नाइट्रोजन बैलेंस कर देते हैं और फिर सोचते रहते हैं कि अब ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस किया जाए। ठीक है, तो अब आप नाइट्रोजन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3N2 हो जाएगा। तो इसके 1 मोल से वो पूछ रहा है बताओ कि गैसेस के टोटल कितने मोल बनेंगे। तो बहुत ही सिंपल है कि 1 से 3 ये, 2 ये, 4 ये, 4 3 7 2 9 मोल बन गए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व, ऑप्शन सी। इतना सा क्वेश्चन था, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है जो कि NSCC ने पूछा हुआ है। तो अगर बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, मैं आपको फिर वही चीज बता रहा हूँ, लेंथी क्वेश्चन दिखते हैं ना तो वो सॉल्यूशन बहुत सिंपल होता है। इतना सा हमारे पास सिर्फ सॉल्यूशन था, रिएक्शन को बैलेंस करना था मात्र, और कुछ नहीं करना था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ वाटर एंड H2SO वुड हैव मास परसेंट ऑफ H2SO4 क्लोजेस्ट टू 30। अब देखो, अब मास परसेंट बोल रहा है, तो अब मास परसेंट ऑफ H2SO4 कैसे निकालें, बहुत ही सिंपल है। ये हमें बस एक बार देख लेना, मास परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो ऊपर आ जाएगा मास, किसका मास आ जाएगा, H2SO4 का आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, टोटल मास। टोटल मास में आप क्या लोगे, मास ऑफ H2SO4 प्लस मास ऑफ, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, तो मास ऑफ वाटर, और इनटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। तो अगर हम इसको देखें तो हमें क्या निकालना है, 30 निकालना है। तो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट वाला तो हो जाएगा 30/130 इंटू 100, जो कि हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये 30% तो नहीं है, तो ये तो हटा, फर्स्ट वाला ऑप्शन तो हटा। 1 मोल H2SO4 का मतलब होता है 98 ग्राम, ठीक है, अपॉन 98 प्लस 2 मोल ऑफ वाटर मतलब 36 इंटू 100, तो ये भी हमारा 30% नहीं दे रहा है, 30 से बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है ना, क्लियरली दिख रहा है ये।
1 मोल H2SO4 एंड 200 ग्राम वाटर, तो 1 मोल H2SO4 का मतलब 98 ग्राम हो गया अपॉन 98 प्लस कितना वाटर दिया हुआ है हमें 200 ग्राम दिया हुआ है इनटू 100। तो मैं क्या कर रहा हूँ ऑलमोस्ट इसको है ना 100 मान लेता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो ये 98 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये हमारा क्या है एक तरह से इसको मैंने 300 इंटू 100 करके 3 लिख दिया, तो ये ऑलमोस्ट देखो कुछ 32% के आसपास आ रहा है। तो यही हमारा क्लोजेस्ट आंसर है जो कि 30% के आसपास देखने को मिल रहा है। नीचे वाला भी मोल में है, मोल से भी आप जाओगे तो आप देखने सिमिलरली देख ही सकते हो कि यहाँ से भी हमारा ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मास परसेंटेज पूछी थी, मास ऑफ H2SO4 अपॉन टोटल मास यहाँ पे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन कुछ बड़ा सा तो लंबा सा लेंदी सा क्वेश्चन दिख रहा है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन आते आते हैं क्या हो गया, काफी पेज भरी है। आप पढ़ लेते हैं एक बार। तो लिथियम ऑक्साइड है जिसका मोलर मास भी दे दिया 30 इज यूज इन स्पेस शटल टू रिमूव वाटर वेपर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी लिथियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके LiOH सॉलिड बना देता है और वाटर वेपर को रिमूव कर लेता है। उसने बोला कि जो वाटर है हमारे यहाँ पे 60 kg है और जो लिथियम ऑक्साइड है वो 45 kg है शटल में। तो अब जब दोनों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है तो हम क्या करते हैं, पहले मोल निकालते हैं, मोल से हम क्या करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करते हैं और एक्सेस रिएजेंट देखते हैं। तो वाटर विल बी रिमूव्ड कंप्लीटली, वाटर को क्या करेंगे कंप्लीटली रिमूव करेंगे। तो वाटर विल बी रिमूव कंप्लीटली को कैसे हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो उसके लिए हमें अगर वाटर विल बी रिमूव कंप्लीटली मतलब वाटर LR होना चाहिए, देख लेते हैं। तो 60 kg ऑफ वाटर हम किलो मोल निकाल लेते हैं अपॉन वाटर का मास होता है 18, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना, ये जो मोल आएंगे हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग किलो मोल आएंगे। यहाँ तक क्लियर, तो ये तो 54 हो गया, तो ये हो गया हमारा 3.3 के आसपास। ऐसे ही इसके मोल निकालो तो इसका मोलर मास है 30, तो ये हमारे पास कितना हो गया 15 की टेबल से कट करो 3/2, तो ये तो 1.5 आ गया है ना। और रिएक्शन हमारी बैलेंस है, क्लियरली बैलेंस दिख ही रही है। अब कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना वो Li2O है, Li2O इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये तो गलत हो गया, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है वाटर विल बी रिमूव कंप्लीटली, नहीं होगा क्योंकि Li2O लिमिटिंग रिएजेंट है, वो पूरा रिमूव हो जाएगा। Li2O विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, तो सेकंड वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, Li2O यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। अब वो बोल रहा है कि 100 kg ऑफ Li2 विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिमूव द वाटर प्रेजेंट, कि कितना kg यहाँ पर Li2O लगेगा। तो अब ऐसी बात है कि दोनों के मोल इक्वल हैं, तो इतने ही मोल हमें क्या लगेंगे Li2O के लगेंगे है, तो इतने ही मोल हमें वाटर के भी रिक्वायर्ड होंगे। तो मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास कितना आ गया, मोल्स ऑफ वाटर आ गया 60, किलो मोल ऑफ वाटर आ गया 60/18। तो यहाँ से आप लिख दो गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास वाटर का कितना होता है ये, अच्छा ये तो वाटर का है, वो बोल रहा है कि Li2O, तो ये यही हमारे पास जो हो जाएगा मोल्स ऑफ किसका हो जाएगा Li2O का हो जाएगा। तो Li2O का मास हमारे पास 30 है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 60/18। तो यहाँ से गिवन मास हमें निकालना है, तो ये हो गया 1800 डिवाइडेड बाय 18 यानी 100 किलोग्राम। तो 100 किलोग्राम हमें यहाँ पे लगेगा, किसका लगेगा Li2O का लगेगा इस पूरे वाटर को रिमूव करने के लिए। ठीक है, यानी दोनों के मोल हमने इक्वल कर दिए। 27 kg ऑफ वाटर विल रिमेन इन द शटल। तो अब इसके लिए क्या देखें कि इसके 1.5 मोल दिए हैं, तो 1.5 मोल हमारा रिएक्ट हो गया, 1.5 मोल रिएक्ट हो गया, तो बचा कितना यहाँ से 1.8 मोल बचा। तो 1.8 मोल अगर हम देखेंगे तो 1.8 इंटू 18 करेंगे तो वो 27 kg तो नहीं आता है, यानी ये तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी, कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है करेक्ट है। तो ये हमारा PYQ था। ठीक है, लेंदी भी था थोड़ा सा, सिर्फ LR का कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व था जो कि हमें यहाँ पर ध्यान देते हुए सॉल्व करना था। देखो अगेन मोल कंसेप्ट का ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर 5 लीटर ऑफ SO2 आर रिएक्टेड विथ 3 लीटर ऑफ O2 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है भाई, at constant temperature and pressure 5 liter of SO2 are reacted with 3 liter of O2 according to the following equation। ठीक, the volume of reaction mixture at completion of the reaction is, हमें वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर बताना है जब हमारी रिएक्शन पूरी क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लीटर ऑफ SO2, यहाँ लिख दो 5 लीटर। ठीक है, 3 लीटर ऑफ O2 तो हमने लिख दिया 3 लीटर। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे SO2 हमारा क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। कैसे निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट करके।
ठीक है, या वॉल्यूम बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करके अगर आप वॉल्यूम वॉल्यूम में कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप सिमिलर वे में आप वहां भी देख सकते हो। तो एल आर हमारे को मिल गया यहाँ पे क्लियरली कौन है, एल आर हमारा यहाँ पर SO2 है। द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज, द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एट द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ये एलआर है, तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ रिएक्शन, देखो 2SO2 प्लस O2 गिव्स क्या हो जाएगा, 2SO3 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना बचेगा, ये 0 बचेगा। इसके 2 से इसका एक रिएक्ट करता है, तो इसके 5 से इसका कितना रिएक्ट करेगा, 2.5, तो 3 में से चला जाएगा 2.5, तो ये तो बचेगा कितना, 0.5। 2 से 2 बनता है तो 5 से ये 5 बनेगा, तो मिक्सचर जो बचा हमारे पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा 5.5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। क्यों, क्योंकि SO2 तो हमारा LR था, पूरा कंज्यूम हो गया, O2 हमारा 0.5 लीटर बचा है, SO3 हमारा 5 लीटर फॉर्म हो गया है। तो देखो अगेन सिंपल वन प्रॉब्लम। तो NaCC, अगर बच्चों आप लोगों ने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है तो एटलीस्ट मोल में तो आप लोग नहीं अटकोगे, अगर हम आज मोल की बात करें, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। द रेशियो ऑफ मास ऑफ मिथेन एंड इथेन इन गैसेस मिक्सचर इज 4:5। ठीक है भाई, उसने बोल दिया कि मिथेन है और इथेन है हमारे पास। इथेन का फॉर्मूला आपको होता है, ये C2H6 होता है। इन गैसेस मिक्सचर इज 4:5, यानी इनके मास का रेशियो दे दिया, इसका मास 4 है और इसका 5 है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दियर मॉलिक्यूल, देखो कितना सिंपल है, जो उनके मोल का रेशियो होगा वही उनके मॉलिक्यूल का रेशियो होगा, तो हम यहाँ पे मोल निकाल लेते हैं। तो मोल हमारे पास हो जाएगा 4/16, यानी कितना, 1/4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 30, यानी 1/6। ये हमारे पास मोल का रेशियो आ गया। क्या आ गया मोल का रेशियो, 1/4 रेशियो 1/6। एलसीएम ले लो, सिंपल सा है। तो एलसीएम आप ले लो यहाँ पे 24, जब 24 एलसीएम लोगे तो ये 6 हो जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 3:2 हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है, 3:2। तो देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है। अगेन मोल निकाल के मोल का रेशियो ले लो, वही क्वेश्चन ने पूछा है, जो मोल का रेशियो होगा वही मॉलिक्यूल होगा। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल मोल इंटू Na होता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का कुछ लग रहा है इसमें। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ HNO3 ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, ये रहा, एंड इट्स परसेंटेज वेट बाय वेट ये दे दिया। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 मतलब मोलरिटी निकालनी है, तो आपको पता है कि जो मोलरिटी होता है वो क्या होता है, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सीधा आप ये यूज करो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। परसेंटेज वेट बाय वेट 70 दिया है, डेंसिटी 1.42 दी है, इंटू 10 हो गया, डिवाइडेड बाय अगर मोलर मास की बात करें तो HNO3 का जो मोलर मास है वो हम निकाल लेते हैं, 48, 1 एंड 14। ठीक है, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 63, तो 63 हमारा मोलर मास आ गया। अब 0 और 0 उड़ा दो तो ये पॉइंट उड़ गया, 7 नाम 63, इसको सीधा सोल्व कर लो तो ये हो गया 142 डिवाइडेड बाय 9, तो 1 ये हो गया। ठीक है, फिर यहां से कैलकुलेशन है, हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। तो 9 पंजे 45 और तो ये तो 15.8 के आसपास आ रहा है, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्या समझ में आया, अल्टीमेटली समझ में तो यही आया कि मोल के जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल आते हैं, बस हमें करते जाना है करते जाना है। एल्यूमिनियम कार्बाइड लिबरेट मीथेन ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर, तो जैसा उसने बोला वैसा लिख दो। Al4C3 है, इसको हम वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं, तो एल्यूमिनियम कार्बाइड को जब हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस कौन सी गैस लिबरेट कर रहा है, ये उसने बोल दिया मीथेन गैस लिबरेट कर रहा है, CH4। द ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ मीथेन, उसने बोल दिया कि 11.2 लीटर मीथेन प्रोड्यूस हो रही है, इसका मास बताओ। ये हमारा क्वेश्चन है एट HTP। अब पुराने टाइम पे HTP में आपको होता है 22.4 लेके क्वेश्चन करते थे, है ना, क्योंकि जो डाटा दिया है वो डाटा भी उसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो हम पहले तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, बाकी वाटर आप उसके अकॉर्डिंग बैलेंस कर ही लेना, उसकी हमें जरूरत है भी नहीं। तो इसके मोल हम निकाल लेते हैं। मोल कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, तो वॉल्यूम हो गया 11.2 डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया 22.4, यानी ये कितना आ गया 1/2 आ गया। अब इसके 3 से इसका 1 मोल बनता है, तो यूनिटरी मेथड लगा दो, क्या कि इधर लिख दो CH4, इधर लिख दो एल्यूमिनियम कार्बाइड। इसके 3 से इसका 1 रिएक्ट करता है, तो इसके 1/2 के लिए इसका कितना होगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 1/2,
तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई 1/6। यही है, तो हमारा ये क्या होगा 1/6 मोल लगेगा। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, मास पूछा है, कोई बात नहीं, मोल आ गया हमारे पास, ये लो मोल आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास एल्यूमिनियम का 27 इंटू 4, कार्बन का 12 इंटू 3 होता है, ले जाओ उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से गिवन मास आ जाएगा। ठीक है, तो 1/6 इंटू इसमें से आपको कर दो मल्टीप्लाई कर दो, उसमें क्या है, ठीक है, तो 108 प्लस 36 यही आएगा, यानी ये हो गया हमारे पास 144 डिवाइडेड बाय 6, 24 के आसपास। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो ये आ गया, इतना ग्राम आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना। इसी तरह के एनएससीसी में क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बिल्कुल PYQs हैं, आपके सामने है ना। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन भी था जो लास्ट ईयर मेरे को देखने को मिला था, वो भी मैं अभी आपसे के साथ डिस्कस कराऊंगा। डिस्कस करना है, कोई अच्छे क्वेश्चन आपके माइंड में है जिसका सोल्यूशन आपको समझना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हम ट्राई करेंगे कि उसको भी किसी ना किसी तरह से कवर करके आप तक सोल्यूशन जरूर पहुंचाए। तो इतना ही रखते हैं बच्चों आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।